Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In last time, we did numericals which were asked in ICR PG Agronomy Examination 2020, and there were about 11 numericals based on irrigation, fertilizer, statics, and acid pH calculation and normality calculation. Then in earlier lecture which has been uploaded, we did numericals on statics, herbicide and plant population, and in this lecture we will attempt the questions on fertilizer calculation, irrigation numerical and acid normality question and pH question. तो ये 11 क्वेश्चन पूछे गए थे ICR 2020 में, ICR का जो PG एग्रोनॉमी का एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसमें ये 11 न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं हर्बिसाइड पे, स्टैटिक्स पे और प्लांट पॉपुलेशन पे। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन, वो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एसिड की कैलकुलेशंस के हैं, फर्टिलाइजर कैलकुलेशन और इरिगेशन कैलकुलेशन। तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ HCl to required to prepare 0.6 N. Normality is 0.6 N and specific gravity is given 1.18 gram per ml and purity was 35%. It means acid is given, HCl acid is given with a specific gravity of 1.18 gram per ml, which purity is 35%. So how much volume of this HCl is required to prepare this 0.61 normality solution? तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें दो तीन कंसेप्ट हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं। ये सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनमें दो तीन कंसेप्ट हैं। तो इन कंसेप्ट को समझ के हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इसको पूरा देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। अगर आप स्किप करेंगे, बीच में देखेंगे, तो इसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें स्टेप्स करने जरूरी हैं। तो देखिए, बेसिक ये होता है, किसी भी नॉर्मल का कोई सॉल्यूशन दिया है, उसको दूसरा कोई सॉल्यूशन बनाना है, तो जो फार्मूला इज यूज्ड दैट इज N1 B1 इज इक्वल टू N2 B2. सो दिस इज द बेसिक फार्मूला. इफ ए सॉल्यूशन is of N1 normality and another solution is to be make N2 normality and volume is V2, then this V1 is required. मतलब दो सॉल्यूशन है, अगर N1 से हमें N2 बनाना है तो इसका वॉल्यूम अगर V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले हमको समझना जरूरी है। तो यहां देखिए, ये HCl से ही HCl बन रहा है। तो यहां N1 नॉर्मलिटी इस HCl की है जो हमें पता नहीं है। B1 इज आस्क्ड, B1 पूछा गया है क्वेश्चन में कि B1 कितना रिक्वायर्ड है, और इसका जो बनाना है 0.6 एंड V2। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, V2 को हम एज्यूम करते हैं कि हम उसे 1 लीटर में बना रहे हैं। तो 1 लीटर मीन्स 1000 ml। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का बेस इस तरह से बना। फिर से इसको समझ लीजिए कि ये बेसिक फॉर्मूला है N1 B1 इज इक्वल टू N2 B2। इस N1 सॉल्यूशन से हमें N2 सॉल्यूशन बनाना है। तो ये कितना इसका B1 चाहिए होगा, और V2 को हम पहले से ही डिटरमाइन करके चलते हैं कि जो हम 0.6 N HCl सॉल्यूशन बनाएंगे उसको हम 1 लीटर में बनाएंगे। तो ये प्री डिटरमाइंड होता है कैलकुलेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम 1000 ml मान के ही चलते हैं कि हमको ये सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर में बनाना है। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, लेकिन मान के चलते हैं कि हम इसे 1000 लीटर में 1000 ml में बनाएंगे 1 लीटर में। तो वॉल्यूम जो निकलेगा B1 का ml में निकलेगा। इसका मतलब कि वी हैव टू डिटरमाइन दिस नॉर्मलिटी ऑफ दिस एसिड। अब हमें ये जो एसिड दिया है HCl, इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है। ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मलिटी? अब हमको नॉर्मलिटी समझना पड़ेगा। दिस इज नॉर्मलिटी, N1 इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जिसमें कई सारे कंसेप्ट हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट पर लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट वेट हैं, कितने नंबर इक्विवेलेंट वेट हैं, वो होती है
नॉर्मलिटी। अब इक्वलेंट वेट क्या होता है, अब यहाँ हमारा एक और क्वेश्चन आया कि व्हाट इज इक्वलेंट वेट। इक्वलेंट वेट ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको वैलेंसी से हम डिवाइड कर दें तो इक्वलेंट वेट कहलाता है। सो इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना आसान है, जैसे H2O का मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का जोड़ लीजिए और ऑक्सीजन का जोड़ लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 36.5 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें एक और फंसा कि है वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी। तो जब कोई जितने प्रपोर्शन में हाइड्रोजन आयन निकालता है या दूसरे आयन को प्रोड्यूस करता है वो उसकी वैलेंसी है। जैसे ही HCl में HCl जब ब्रेक होगा तो H प्लस Cl-, तो इसकी वैलेंसी चूंकि 1 आयन बना रहा है, यहाँ हम चार्ज देखें तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। अगर ये सपोज H2SO4 होता तो कितने हाइड्रोजन देता, 2H देता, 2H प्लस SO4-। तो यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन आयन दिए इसने, 2 हाइड्रोजन आयन, तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई। तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन देता है या कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वो उसकी बैलेंसी है। तो H3PO4 अगर होता तो उसकी बैलेंसी 3 हो जाती क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन होते। तो यहाँ जो हाइड्रोजन की बैलेंसी इसकी HCl की बैलेंसी है, बैलेंसी इज 1। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, अगर हम इसका देखें इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, HCl का 1 एंड क्लोरीन का होता है 35.5, दैट इज 36.5। ये देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन ये हमको पता होना चाहिए। तो ये जो होगा मॉलिक्यूलर वेट 36.5 डिवाइडेड बाई 1, तो जो इक्विवेलेंट वेट आया दैट इज 36.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर में 36.5 ग्राम हम डिसॉल्व कर दें HCl तो वो 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनेगा। फिर से इसको समझ लीजिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसी। तो इन केस ऑफ HCl इट इज 36.5। इट मीन्स इफ 36.5 ग्राम HCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर देन इट इज 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं फिर नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो 36.5 ग्राम डिसॉल्व करने पे 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनेगा 1 लीटर में। इस कारण से इसलिए हमने इसको पहले से ही 1 लीटर लिया है 1000 ml, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अभी ये कैलकुलेशन अभी हाफ हुई है। अब हमको क्या करना है कि हमें ये देखना है जो HCl दिया है इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, इस HCl की जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि इस HCl से ही ये 0.6 नॉर्मेलिटी का हमें बनाना है। तो हमें इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। सो स्पेसिफिक वेट इज 1.18 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक वेट इज रिलेटेड विद द डेंसिटी। इसका मतलब 1 ml का वेट 1.18 ग्राम है, तो 1000 ml का कितना हो जाएगा। अब इसको बता रहा हूँ, इसको 1000 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं ग्राम पर, हमने 1000 ऊपर नीचे कर दिया तो ये हो जाएगा 1180 ग्राम पर लीटर। अब ये देखिए ये क्या आ गया, 1180 ग्राम पर लीटर। तो इतना HCl डिसॉल्व है 1 लीटर में। अब इसको हम देख लेंगे कितना इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट होता है, बट प्योरिटी इज 35%। तो इसका मतलब कि 1 लीटर में, इन 1 लीटर हाउ मच HCl इज डिसॉल्व, 1180 gram. But if we look into the purity, so pure form is 35%, that is 35 upon 100. So ये जो approximate आ जाएगा 413 के आसपास ये आ जाएगा। तो 413 ग्राम is dissolved in 1 liter। तो ये हमको देखना है कि 413 ग्राम HCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। अब हमको देखना है इक्विवेलेंट वेट, और 1 इक्विवेलेंट वेट कितना था इन केस ऑफ HCl, 1 इक्विवेलेंट वेट वाज 36.5 ग्राम। तो इसका मतलब 413 में कितने इक्विवेलेंट वेट होंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इन 413 ग्राम इज इक्वल टू 413
divided by 36.5. So this is the normality. क्योंकि ये इतने ग्राम कितने हैं, ये इक्विवेलेंट वेट पर लीटर में है, ये पर लीटर में है. सो इट मीन्स ये कुछ इसकी वैल्यू आएगी 11.3 या 11.2, 11.1 समथिंग इसकी कुछ वैल्यू आएगी. तो ये इतना नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाइए. तो ये करीब मेरे ख्याल से 11.2, 11.3 ये देख लीजिएगा, ये इतना आया. सो दिस इज द 11.2 नॉर्मल. सो दिस एसिड इज ऑफ 11.2 नॉर्मलिटी. तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग रही होगी, लेकिन आप इसको समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है आपकी मेरिट ऊपर नीचे करने में. तो इसमें 2-3 कंसेप्ट हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा. तो ये हमने देखा कि 1.18 ग्राम पर एम है. इसको हमने पर लीटर में देखा तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1180 ग्राम हुआ HCl, लेकिन प्योरिटी 35% है, तो एक्चुअल में जो प्योर है वो 413 ग्राम है. और एक इक्विवेलेंट वेट में होते हैं 36.5 ग्राम. तो इसका मतलब कि ये इजिकल टू कितना है, 11.2 इक्विवेलेंट वेट हुआ. इक्विवेलेंट 11.2 इक्विवेलेंट वेट. तो ये इक्विवेलेंट वेट है, और किस में है, ये पर लीटर में. और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट आर नॉर्मल, सो दैट्स वाई नॉर्मलिटी इज 11.2 n. अप्रॉक्सीमेट इतनी रहेगी ये. आप भी इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा. तो ये अगर हम देखें अब कि इसका मतलब अब ये हुआ कि 11.2 नॉर्मल सॉल्यूशन से हमें 0.6 n नॉर्मल HCl बनाना है. अब क्वेश्चन ये हुआ, तो इसका कितना वॉल्यूम हम लें कि इसको 1000 लीटर में हम डिसॉल्व करें. इसका कितना वॉल्यूम हम लेकर के उसका वॉल्यूम 1000 ml कर लें. तो 11.2 N1 B1 फार्मूला लगाएंगे. N1 B1 is equal to N2 B2. N1 is 11.2, B1 we have to calculate. It is N2 is 0.6 and it is 1000. So B1 is 0.6 into 1000 divided by 11.2. So ये approximate जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53.03 ml. So this is the correct answer. So options were given 6.5 ml, 53.03 ml, 73.83 ml, 65.1 ml. तो ये 53.03 ml हम लेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसिड है HCl, मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या हुआ कि ये HCl है इसमें 11.2 नॉर्मलिटी का. तो इसमें से हम कितना लेंगे, 53.3 ml हम इसमें डाल लेंगे, 53.03 ml इसमें डाल देंगे, और फिर वाटर मिला के इसका वॉल्यूम पूरा 1 लीटर हम कर देंगे. तब ये 0.6 नॉर्मलिटी का HCl बनेगा. ये इसकी मीनिंग हुई. तो वॉल्यूम हम 1 लीटर तक मेकअप करते हैं एसिड का रिक्वायर्ड वॉल्यूम लेकर के. तो 53 ml हम इस HCl को लें और उसमें फिर डिस्टिल्ड वाटर मिला करके वॉल्यूम 1 लीटर तक मेकअप कर दें, तो वो 0.6 नॉर्मलिटी का HCl बनेगा. तो ये एक न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल है, लेकिन अच्छा न्यूमेरिकल है ये. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखें जो हाइड्रोक्सिल आयन से रिलेटेड था. क्वेश्चन वाज a solution contain 1/1000 mole 1234 mole per liter hydrogen ion. What is the concentration of hydroxyl ion? So what is the concentration of hydroxyl ion? So the simple basic of this calculation is that the concentration of hydroxyl ion, this bracket indicate the concentration mole per liter, is constant and constant value is 10 to power minus 14. So this is the basic calculation. कोई भी solution है उसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन concentration का जो प्रोडक्ट होता है that is fixed 10 to power minus 14. So here concentration is 1/1234, it means 10 to power minus 4. It is the concentration. Then hydroxyl ion concentration
इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। इसको हम 10 टू पावर -4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। सो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर -14 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -4। इसको हम इधर ले आए कैलकुलेशन में, देन 10 टू पावर -14। अब ये जो ऊपर ले आएंगे तो पावर्स क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, प्लस निगेटिव में होती है, निगेटिव प्लस में, क्योंकि ये जो था ये था 1/10 टू पावर 4। जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये पावर प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो ये देखिए माइनस में था, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। सो इट इज 10 टू पावर -10 मोल पर लीटर। सो दिस वाज द आंसर। सो इसमें दिया था 10 टू पावर -10 मोल पर लीटर, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर 10 एंड 10 टू पावर 4। तो यहाँ 10 टू पावर 10 एंड 10 टू पावर 4 में दिया था, लेकिन प्लस माइनस करके, तो आपको ध्यान रखना है ये माइनस में है। Then another question was on fertilizer calculation. What amount of urea, SSP and MOP is required? Urea, SSP and MOP. SSP and MOP is required for the application in wheat crop at the rate of 120, 64 and 30 kg, 64 and 30 kg nitrogen, phosphorus and potassium per hectare. It means we have to apply 120 kg nitrogen, 64 kg P2O5 phosphorus, 30 kg K2O through urea, SSP and MOP. So we have to calculate the amount of these fertilizer. तो यहाँ देखिए ये यूरिया जो हमें दिया है केवल इससे नाइट्रोजन मिलेगा, SSP से हमें P मिलेगा और पोटेशियम से ओनली K। तो देयर इज नो फर्टिलाइजर विच सप्लाई 2 न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई ऐसा फर्टिलाइजर होता है जो 2 न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, जैसे DAP डाई अमोनियम फास्फेट, इट सप्लाई बोथ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो कैलकुलेशन डिफरेंट होती। जब हमारा एक ऐसा फर्टिलाइजर हो कि जो सिंगल न्यूट्रिएंट दे रहा हो तो उसकी कैलकुलेशन आसान होती है। तो देखिए यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो इसका मतलब कि आप 100 kg यूरिया जब हम डालते हैं देन 46 kg नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। ये हम कह सकते हैं 46 kg नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg यूरिया। सो 1 kg नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100/46 kg urea, and this is the constant, and you have to remember this constant, that is 2.17. So whenever nitrogen is asked, so multiply this constant. So how much nitrogen is required? 120 kg nitrogen. So multiply 120 into this 2.7 और 100/46, बात एक ही है, 2.17। तो इसको अप्रोक्सीमेट आप 2.2 भी ले सकते हैं। तो ये जो आएगी वैल्यू, ये आएगी 261 kg। सो यूरिया इज 261 kg। तो यूरिया की कितनी रिक्वायरमेंट है? 261। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि ये आंसर लिखने में आसान रहे हमें। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ SSP। सो इन केस ऑफ SSP, व्हाट इज द P कंटेंट? P कंटेंट in SSP is 16%, P2O5. So it means 100 kg SSP जब हम अप्लाई करेंगे then we get 16 kg P2O5. In other words, to obtain 16 kg P2O5 we have to apply 100 kg SSP. 16 किलो फास्फोरस के लिए हमें 100 kg SSP अप्लाई करना पड़ेगा। So how much SSP is required? 64. So for 64 kg P2O5 how much is required? 100/16/64। ये कैलकुलेशन को देखिए इजी करने के लिए था। तो ये कितना हो गया? 16 1 जा 16, 4 जा, दैट इज 400 kg। नहीं तो आप इस फैक्टर को भी याद रखें, 100/16 दैट इज 6.25। तो जब कभी भी हमें फास्फोरस देना हो और SSP की हमें रिक्वायरमेंट हो तो सीधे हम 6.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम 64 को 6.25 से मल्टीप्लाई करें तो भी SSP की अमाउंट आ जाएगी। तो यूरिया निकालने के लिए 2.17 से मल्टीप्लाई करें, एंड टू गेट द अमाउंट ऑफ SSP कन्वर्जन फैक्टर इज 6.25।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं 400 kg। नाउ कैलकुलेशन फॉर MOP। So in case of MOP, potassium content is 60% K2O. So it means when we apply 100 kg MOP, this is a basic calculation. So 60 kg K2O is obtained. It is the meaning of 60%. In other words, 60 kg K2O is obtained from 100 kg MOP, that is muriate of potash. So for how much? 30 kg. So for 1 kg, for simplicity, it is 100/60. For 30 kg, यहाँ भी देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैल्यू 30 दिया गया है। 100/60 इंटू 30, दैट इज 50 kg. नाउ इफ लुक केयरफुली, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट 100/60. तो ये आप करेंगे तो 5/3, 5/3 आएगा. इट मीन्स 1.67 ये कन्वर्जन फैक्टर बना. तो MOP अगर हमें निकालना है तो हम सीधे पोटेशियम की डोज को 1.67 से मल्टीप्लाई कर दें. तो 30 को आप 1.67 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 kg आएगा. सो नाउ दिस इज द 50 kg. सो आंसर इज यूरिया फॉर 120 kg नाइट्रोजन, यूरिया required is 261 kg यूरिया. And for 64 kg phosphorus, how much SSP is required? 400 kg SSP. And for 30 kg K2O, it is 50 kg MOP. Now, if you look the conversion factor CF for urea, it is 2.17 or simplicity 2.2. It is simple. SSP 6.25. एंड MOP 1.7 लिख सकते हैं आप, 7 ले सकते हैं, वैसे तो 1.67 है, 1.7. तो अगर आप ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, इतना ही आएगा 2.2. 64 को कर दीजिए 6.25 से और 30 को कर दीजिए 1.7 से. तो ये आपकी यूरिया अमाउंट हो जाएगी. दिस इज यूरिया अमाउंट, दिस इज SSP अमाउंट एंड दिस इज MOP अमाउंट. तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इतना ही आंसर आएगा. सो दिस वाज द करेक्ट आंसर. और इसमें डिफरेंट उसमें दिया गया था डिफरेंट कॉम्बिनेशन में. तो ये जो क्वेश्चंस थे ये फर्टिलाइज़र पे थे और एसिड पे थे. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. और जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हो सकता है उसमें आपको परेशानी आए, आप उस लेक्चर को दोबारा देखिए कि किस तरह से हम पहले एक हमने एसिड की नॉर्मेलिटी निकाली, HCl की कैसे निकाली, स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसकी प्योरिटी के साथ निकाली हमने कि उसमें कितना मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट में कितना प्योर है. उस मॉलिकुलर वेट को हमने उसकी इक्विवेलेंट वेट में से कन्वर्ट किया और फिर हमने देखा कितने इक्विवेलेंट वेट हैं, वो उसकी नॉर्मेलिटी हो गई. और फिर जो नॉर्मेलिटी 11.2 आई तो हमने कैसे उसको 0.6 में कन्वर्ट किया. तो ये लॉन्ग स्टेप है, कोई बात नहीं, ये हमको पता होना चाहिए. इससे हमारे जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके नंबर्स बढ़ते हैं. फिर हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं. वो फिक्स्ड होता है 10⁻⁻14. किसी भी सॉल्यूशन के लिए वो फिक्स है, ये नंबर फिक्स है बिल्कुल 10⁻⁻14. कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, किसी भी तरह का वाटर हो. फिर हमने देखा फर्टिलाइजर कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं. केवल अगर स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, केवल सिंगल न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कौन से उसमें कन्वर्जन फैक्टर होते हैं. यूरिया के लिए 2.2, देन SSP 6.25 एंड 1.7 फॉर पोटेशियम. तो ये लेक्चर में आज मैंने आपको फर्टिलाइजर और एसिड के बारे में बताया. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.